वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हमने दिसंबर 2019 का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था पार्ट 1, अभी हम जो है पार्ट 2 शुरू करेंगे। पिछली बार हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस बार हम 21 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन में होंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि दूसरा आंसर क्यों नहीं होगा। और इसके अलावा हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसको ज्वाइन कर लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक देना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ, हु सेड इट? तो इट वाज सेड बाय एरिस्टोटल। इन्होंने क्या बोला था कि जो जितना डिजर्विंग है, ठीक है, उसको इस हिसाब से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज़्यादा डिजर्विंग है तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कोई कम डिजर्विंग है तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने इक्वल नहीं बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि ऑनर्स और वेल्थ होना चाहिए बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम? तो इसके हैं एरिच फ्रॉम। अगला क्वेश्चन है आपका कि राम मनोहर लोहिया वॉज अपोज टू कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो किसके अपोज में थे? तो वो कैपिटलिज्म का विरोध करते थे और कम्युनिज्म का विरोध करते थे। ठीक है, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई 2 पर्सन्स मेनली। सबसे पहले थे आपके कार्ल मार्क्स जो कि कम्युनिज्म की बात करते थे, और दूसरे थे आपके महात्मा गांधी। इन्होंने इनके सत्याग्रह से वो बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उन्होंने क्या बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। कैपिटलिज्म क्या करता है, वो मैकेनाइजेशन करता है। ठीक है, मैकेनाइजेशन से क्या होता है कि सप्लाई तो बढ़ जाती है लेकिन इंसान क्या होता है, सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाता है। ठीक है, और जब सेल्फ रिलायंट नहीं होगा तो क्या होगा, इंसान का ग्रोथ नहीं होगा। और कम्युनिज्म के लिए वो क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, बस एक इंडिविजुअल ओनरशिप से क्या हो जाता है, स्टेट की तरफ चला जाता है। ठीक है, मतलब कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक जो बिजनेस क्लास होता है उसके पास होता है, इसके बाद डायरेक्ट स्टेट का हो जाता है। तो केवल जो है ओनरशिप चेंज करने से जो है आपका जो मेन मोटो है वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसलिए वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का अपोज करते थे। तो आपका आंसर क्या होगा, A एंड B। फिर आपका अगला, यहाँ पे आपका जो है आप देख लीजिएगा, इसमें हमने आपको जो जो बताया है कि he was influenced by the West, prominent among was the Karl Marx, गांधी concept of सत्याग्रह, और ये चीजें जो हमने अभी आपको बताई। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि who had condemned utilitarianism in his theory of justice? तो थियरी ऑफ जस्टिस किसकी थी, रॉल्स की थी। तो आप यहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। तो रॉल्स ने अपनी थियरी ऑफ जस्टिस में क्या किया था, यूटिलिटेरियनिज्म को कंडेम किया था, क्योंकि इनका मानना था कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल यानी इंसान के सेल्फिशनेस के लिए होता है और ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट दिया था। तो जब हम रॉल का लेक्चर करेंगे तब जो है हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन कि इन्होंने क्या बोला था अपनी जस्टिस एज फेयरनेस और थियरी ऑफ जस्टिस में। तो इनकी इस बुक का नाम याद रख लीजिएगा। फिर इन्होंने जो है सजेस्ट अ न्यू वे टू लर्न अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जिसमें इन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात की थी। व्हील ऑफ इग्नोरेंस में मेनली क्या होता है, मतलब इंसान को जो है पता ही नहीं होता है एक तरीके से कि उसका जो जन्म होगा वो किस सोसाइटी में होगा, किस तरीके से होगा। तो उसको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है, तो जब उसको पता ही नहीं है, यानी जब आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सी सोसाइटी में आओगे, तो आप जब भी कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो क्या करोगे, ताकि कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे जिसमें आप जिस किसी भी सोसाइटी में आओ उसमें आपको क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो राइट का, वेल्थ के, स्टेटस का, सब चीज़ों का। तो उसमें क्या उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस में यही बोला था। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? पहला है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन गिव एम्फेसिस ऑन
मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन गिव्स राइज टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सुपरवाइज इकोनॉमी, यस। इसका एग्जांपल क्या है आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू परपेचुएट पैरोकियल कल्चर, बिल्कुल गलत है ये तो। इनफैक्ट ऐसा कोई भी काम नहीं करता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, द बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज इज रिटन बाय, आपके ऑप्शन है लुशियन पाई, जी ए आमंड, अर्न्स्ट बेकर, एस पी हटिंगटन। तो इसका आंसर क्या होगा? सैमुअल पी हटिंगटन। ठीक है, इन्होंने 1968 में ये बुक लिखी थी और इसमें इन्होंने क्या बोला था कि रिजेक्टेड द प्रेवलेंट मोर ऑप्टिमिस्टिक मॉडर्नाइजेशन थियरी, बिकॉज उन्होंने बोला था कि ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी देमसेल्व्स आर क्रूशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब लोग डेवलप्ड का तो बता देते थे, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज की थियरीज होती थी उसी को आप क्या कर देते थे? डेवलपिंग कंट्रीज में अप्लाई कर देते थे। लेकिन सैमुअल पी हटिंगटन ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों की डिमांड क्या होती है? वो अलग होती है, तो उनकी थियरीज जो है आप एक में अप्लाई नहीं कर सकते। So I hope this is clear. So let's move on to our next question. Which one of the following is not a function of political parties? Socialization and recruitment, yes. Interest, जो आपको नहीं होता मेंबरशिप कर लीजिए करके, ठीक है, तो वो होता है आपका सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यस। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पब्लिक में वो करते हैं, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल एग्जांपल है कास्ट, ठीक है, या फिर जो आपका सोशल वर्क हुआ, एजुकेशन, एक तरीके से इंटरेस्ट को वो क्या करेंगे? आर्टिकुलेट करेंगे, उसके बाद से इंटरेस्ट को एग्रीगेट भी करेंगे। रूल एडजुडिकेशन, ये जो है इनका फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? रूल एडजुडिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन है। तो ये क्या है कि इलेक्शन, पुटिंग अप बाय द कैंडिडेट्स, ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, सबकी जो है डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, वोटर जो है अपने हिसाब से क्या होता है पॉलिसीज मतलब चॉइसेस को लाइक करता है। फिर है पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियंस, बिल्कुल सही है। किसके थ्रू? प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू। फिर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बिल्कुल सही है। पार्टीज इवन ऑफर एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, तो दीज आर सम फंक्शंस। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर वुमेन इक्वालिटी? Inferiority of women to men is socially constructed and has no legal justification. That is correct. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं और सोसाइटी ने ही क्या किया है? मेन और विमेन को सुपीरियर या इंफीरियर का दर्जा दिया हुआ है। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, इसका कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। दिस इज करेक्ट। फिर है आपका अगला कि नॉन application of principles of liberty and equality to the condition of women is paradoxical, बिल्कुल सही है। women are naturally inferior to men, this is wrong. women's inequality survived because it was justifiable, बिल्कुल गलत है। it survived because society was trying to justify it, it was not justifiable। तो आंसर क्या होगा आपका? A and B। on which of the following date India joined as a member of यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल? तो कब ज्वाइन किया था? 1 अगस्त 2019, 1 जून 2019, 1 जनवरी 2019 या 1 जुलाई 2019? तो ये आपका करंट में था, रिसेंटली ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2019 में। तो इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस टॉप ह्यूमन राइट्स बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years beginning January 1, 2019, getting 188 votes in the Asia Pacific category. Highest number of votes मिले थे इनको among all candidates, ठीक है। And the 18 new members were elected by absolute majority through a secret ballot. Countries needed a minimum 97 votes to get elected to the council. फिर एक Kyoto Protocol was enforced in 1997, 2000, 2005, 2006। यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि 2000 में आया था ये तो, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि ये एनफोर्स्ड कब हुआ था? तो आंसर क्या है आपका? 2005। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल इज अपडेट टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क्स ऑन क्लाइमेट चेंज। इट वाज इनिशियली अडॉप्टेड ऑन 11 December 1997 and Japan and entered into force of January 2005. Sorry for my mistake, it was adopted in
1997 और एनफोर्स कब हुआ था? एनफोर्स हुआ था आपका 2005 में। फिर है कि दिस इंटरनेशनल ट्रीटी सीक्स टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मेनली ये किसके लिए है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, ताकि ये ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करे? रिड्यूस करे। अब देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो अगला क्वेश्चन है ना वो यहाँ से फ्रेम होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप HFCs एंड CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। तो लास्ट जब हमने दिसंबर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तब हमने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और इसी के प्रोटेस्ट में इन्होंने क्या किया था? अपना नाइटहुड दे दिया था। ये नाइटहुड इनको 1915 में मिला था। ओके, योर नेक्स्ट इज, मतलब यहाँ पर देख लीजिएगा आप एक्सप्लेनेशन कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? अपना नाइटहुड रिटर्न कर दिया था। ही रिनाउंस्ड नाइटहुड फॉर द इनह्यूमन एक्ट ऑफ ब्रिटिश इन जलियांवाला बाग। एंड गांधी जी ने भी क्या किया था? कैसर हिंद को गोल्ड मेडल को क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था। ठीक है, 1915 में इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था। फिर अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वाज मेंशन्ड बाय रूजवेल्ट? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम अगेंस्ट which was not, the question was which was not mentioned. Okay, which was not mentioned. तो यहाँ पर देखिए रूजवेल्ट कौन थे? रूजवेल्ट आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर II के बाद ये चीज महसूस की गई थी कि वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जो ह्यूमन है उसके राइट्स को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, या उनके राइट्स को हम क्या कर देते हैं? पूरी तरीके से छीन लेते हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस का नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले रूजवेल्ट ने जो है ह्यूमन राइट्स को क्या करने की, मतलब उसको सुरक्षित करने की बात कही थी, और उसमें उन्होंने 4 तरीके के फ्रीडम को मेंशन किया था। तो उसमें था आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये नहीं था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। ओके, फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज करेक्ट? तो पब्लिक पॉलिसीज हेल्प इन अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। पब्लिक पॉलिसीज का मेनली क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज एक तरीके से समझिए। पब्लिक पॉलिसीज हेल्प मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही है। जब भी जो है कोई भी एक स्कीम आएगी गवर्नमेंट की, अगर वो इंटायर नेशन में लागू हो रही है, यानी सपोज मनरेगा है, ठीक है, तो पूरे नेशन को ये क्या कर रही है? जोड़ रही है एक साथ। तो ये क्या होगा? आपकी नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए अच्छा होगा। तो इसमें देखिए ए और बी किसमें है? सब में है, इसमें नहीं है, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। फिर इट्स बेसिक पर्पस इज टू सर्व इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं सर्व करता है, ये किसको सर्व करता है? ये पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है। ठीक है, अब खुद ही सोचो, एक मनरेगा का ही जो हमने एग्जाम्पल दिया था, इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? इसमें कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, इसमें पब्लिक के लिए है। तो दिस इज रॉन्ग। तो जिसमें सी है उसको हटा दो। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी एम्स एट शेपिंग द सोसाइटी फॉर इट्स बेटरमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इलेक्शंस टू द पंचायती राज बॉडीज आर कंडक्टेड इन इंडिया? आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने जो है पूरे के पूरे ये सारे डिस्कस किए थे। तो इलेक्शन ऑफ पंचायत 243 के, फिर एक और क्वेश्चन आया था आपका कि ग्राम सभा किस में है? 243A में। तो इसमें आपका क्या है? इलेक्शन टू 243 के, आंसर क्या हो गया? बी। और इस तरीके से आप सारे देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? ग्राम सभा का, फिर कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है, एंड उसके बाद से डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, पावर, ऑडिट,
पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके सपोर्ट, पहले देख लेते हैं लिबर्टेरियन पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। तो ये क्या होता है, लिबर्टी को क्या होता है सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट देता है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि लिबर्टेरियंस दस सीक्स टू मैक्सिमाइज द रियाम ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मिनिमाइज द स्कोप ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है, कैपिटलिज्म मेनली जो आपका क्लास है ना वो आपका इसमें आता है। इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात की गई है कि भाई हमारा फ्रीडम है, ये हमारे लिए। ठीक है, एंड इसको पॉपुलराइज किसने किया था, रॉबर्ट नॉजिक ने। एंड उसके बाद से यूनाइटेड स्पेशली विद द पब्लिकेशन ऑफ एनार्की स्टेट एंड यूटोपियन अ रिस्पॉन्स टू सोशल लिबरल जॉन रॉस अ थियरी ऑफ जस्टिस। In this book, Nozick proposed a minimal state on the ground that it was an inevitable phenomena which could arise without violating rights। ठीक है, तो इसमें आपके रॉबर्ट डहाल आंसर होंगे, he was not the supporter। फिर आपका who had formed the society for right to die with dignity, it was formed by मीनू मसानी। मीनू मसानी was the founder of society for the right to die with dignity in 1981 in Mumbai। Okay, and Masani eloquently present his case for the right to choose between life and death। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि which of the following two statements regarding WTO are correct। तो it is the only international organization dealing with global trade rules between nation, this is correct। it was established in 1996, ये आपको देखना पड़ेगा। its headquarter is in Geneva, this is also correct। तो इस तरीके से देखो A एंड C किस में है, तो सिर्फ इसमें है, तो आपका आंसर B हुआ। तो the WTO is the successor of the GATT which was created in 1947। okay, and it was formed on January 1, 1995। it has 164 member countries and 23 observer countries by 2016। आपका अगला है कि which of the following pairs are correctly matched। तो जॉन रॉस ही वॉज इगैलिटेरियन, बिल्कुल सही है। प्लेटो आइडियलिस्ट है, बिल्कुल सही है। तो अगर ये दोनों सही हैं तो ए एंड बी ही है आपका, तो आपका आंसर यहीं से निकल के आ जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंसेस कौन किस आर्टिकल में, तो जब हमने आपको मतलब एग्जाम से पहले यानी दिसंबर के एग्जाम के पहले हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था आर्टिकल 123 पे, जिसमें हमने बताया था कि ऑर्डिनेंसेस की पावर होती है, प्रेसिडेंट इशू करते हैं और ये मैक्सिमम इसकी डेट लास्ट करने की क्या होती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। तो जो जो क्वेश्चन एक तरीके से हमने प्रेडिक्ट किए थे वो क्वेश्चन आए थे। तो दिस इज आर्टिकल 123। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबीर। बेगमपुरा यस, भक्ति यस, पंचवानी यस, जेंडर इनइक्वालिटी। अगर ये इक्वालिटी होता तो आंसर क्या होता, करेक्ट होता, लेकिन दिस इज जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, वो इक्वालिटी की बात करते थे ना कि इनइक्वालिटी की, तो आपका आंसर क्या हो गया डी। आई होप दिस इज क्लियर। So next question is the author of the book Nation and Nationalism is, so this is Ernst Gellner। So that's all for today। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।